दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज के नॉवल अ स्टडी इन स्कारलेट का चौथा और आखिरी भाग हिंदी में। अध्याय 12। पूरी रात उनका रास्ता पेचीदी और उबड़ खाबड़ पगडंडियों से गुजरता रहा। कई बार वे रास्ता भटके, लेकिन जेफरसन होप की पहाड़ी इलाके की गहरी जानकारी के कारण वे फिर से सही रास्ते पर लौट आते। सवेरा होने पर उनके सामने बहुत ही खूबसूरत नजारा था। चारों दिशाओं में बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां थीं जो दूर क्षितिज तक फैली हुई थीं। उनके दोनों तरफ इतना ढलान था कि ऐसा लग रहा था कि पेड़ उनके सिरों के ऊपर लटक रहे हैं और अगर तेज हवा चली तो वे उनके सिर पर गिर पड़ेंगे। ये डर कोई गलत नहीं था, क्योंकि बंजर घाटी पेड़ों और चट्टानों से भरी पड़ी थी जो बहुत बार इस तरह से गिर चुके थे। जब वे गुजर रहे थे तो एक काफी बड़ी चट्टान तेज आवाज के साथ लुढ़कती हुई नीचे आई, जिससे सारे दर्रों में उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी और थके हुए घोड़े घबराकर दौड़ने लगे। दर्रे में से निकलने वाले एक पहाड़ी झरने पर वे पानी पीने के लिए रुके। उन्होंने घोड़ों को भी पानी पिलाया और जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता किया। लूसी और उसके पिता थोड़ी देर आराम करना चाहते थे, लेकिन जेफरसन होप को कोई थकान नहीं हुई थी। उसने कहा, अब तक वो हमारी खोज में निकल चुके होंगे। हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। सब कुछ हमारी रफ्तार पर निर्भर करता है। एक बार सही सलामत कार्सन पहुंच गए तो फिर जिंदगी भर आराम कर सकते हैं। उस पूरे दिन वे मुश्किलों का सामना करते आगे बढ़ते रहे और शाम तक उन्होंने अंदाज लगाया कि वे अपने दुश्मनों से करीब 48 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पर आ चुके थे। रात का समय उन्होंने एक दर्रे की ओट में बिताया, जहां चट्टानों के कारण उन्हें बर्फीली हवाओं से कुछ राहत मिली। सुबह होने से पहले ही वे उठ गए और एक बार फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। उन्होंने अपना पीछा करते किसी को नहीं देखा था और जेफरसन को अब उम्मीद होने लगी थी कि वे उस भयंकर संस्था के शिकंजे से बच निकले हैं। निकल भागने के दूसरे दिन के बीच में उनके खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। इससे शिकारी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहाड़ों पर शिकार मिल ही जाता था और अक्सर जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए उसे अपनी बंदूक का सहारा लेना ही पड़ता था। एक छुपा हुआ कोना ढूंढकर उसने थोड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई, जिससे उसके साथी अपने आप को थोड़ा गर्म कर सकें। इस वक्त वे समुद्र के तल से करीब 1500 मीटर ऊपर थे और हवा में बहुत सर्दी थी। घोड़ों को फिर से बांधकर और लूसी से विदा लेकर उसने बंदूक अपने कंधे पर रखी और कुछ खाने की खोज में निकल पड़ा। जाते जाते पीछे मुड़कर देखने पर उसने बूढ़े आदमी और युवती को आग के पास बैठे देखा और तीनों जानवरों को खड़े देखा। फिर चट्टानों की आड़ हो जाने से वे उसकी आंखों से ओझल हो गए। वो करीब 3 किलोमीटर तक इस झरने से उस झरने तक बिना किसी सफलता के भटकता रहा। हालांकि पेड़ों के तनों पर पड़े निशानों और दूसरे संकेतों से उसने अंदाज लगाया कि आसपास कई भालू हो सकते हैं। आखिर में 2-3 घंटों की असफल खोज के बाद वो निराश होकर वापस जाने की सोच ही रहा था कि अचानक उसने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे करीब 120 मीटर की ऊंचाई पर एक बाहर को निकली चोटी के किनारे एक जानवर खड़ा था, जो देखने में तो भेड़ जैसा लग रहा था, लेकिन उसके 2 बड़े बड़े सींग थे। लगता था ये बड़े सींगों वाला जानवर अपने पूरे झुंड की रखवाली कर रहा था। वो दूसरी दिशा में जा रहा था और उसने अभी तक शिकारी को देखा नहीं था। चेहरे के बल लेटते हुए शिकारी ने अपनी बंदूक चट्टान से टिकाई और पूरे ध्यान से निशाना साधकर गोली दाग दी। जानवर हवा में लपका, एक पल को डगमगाया और फिर जोर से नीचे घाटी में आ गिरा। वो जानवर काफी भारी था, इसलिए उसे पूरा उठाकर ले जाने में परेशानी थी। इसलिए शिकारी ने उसके कुछ हिस्से को काट लिया। उसे कंधे पर लटकाकर वो जल्दी जल्दी चलने लगा, क्योंकि शाम ढलने वाली थी। और जैसे ही उसने अपना सफर शुरू किया, उसे अपने सामने एक कठिनाई नजर आई। शिकार ढूंढने की अपनी उत्सुकता में वो उन दर्रों के पार चला आया था जो उसके जाने पहचाने थे, और अब उसके लिए वापसी का रास्ता ढूंढ पाना आसान नहीं था। जिस घाटी में वो अब था वो कई रास्तों में बंटी हुई थी, जो एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे कि उनमें फर्क कर पाना मुश्किल था। वो एक रास्ते पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चला। फिर वो एक पहाड़ी झरने पर पहुंच गया, जो वो जानता था कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसे यकीन हो गया कि वो गलत रास्ते पर है तो उसने दूसरा रास्ता पकड़ा, लेकिन उस पर भी यही नतीजा निकला। रात चढ़ती जा रही थी और करीब करीब अंधेरा हो गया था। आखिरकार उसे एक जानी पहचानी जगह नजर आई। दोनों ऊंची चट्टानें उसे और भी बौखला रही थी और अपने साथ के वजन और थकान के कारण वो लड़खड़ाने लगा था।
लेकिन फिर भी हर पल अपने दिल को हौसला देते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसके पास अब इतना खाना था कि उनका बाकी सफर आराम से कट सकता था। अब वो उसी रास्ते पर पहुंच गया था जहां उसने उन लोगों को छोड़ा था। अंधेरे में भी वो उन चट्टानों को सही सही पहचान सकता था। उसने सोचा कि वे लोग व्याकुल होकर उसका इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उसे गए हुए करीब 5 घंटे हो चुके थे। खुश होते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर एक आवाज निकालकर इशारा भेजा कि वो आ रहा है, लेकिन उसकी अपनी आवाज की प्रतिध्वनि के अलावा उसके पास और कोई जवाब नहीं आया। वो फिर से चिल्लाया, इस बार पहले से ज्यादा जोर से, लेकिन फिर भी कोई फुसफुसाहट तक सुनाई नहीं पड़ी और ना ही उसके दोस्तों की तरफ से कोई जवाब आया। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में भर गया और वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। अपनी हड़बड़ी में वो अपना कीमती खाना भी वहीं पर छोड़ गया। जब वो कोने से मुड़ा तो उसे वो जगह साफ साफ दिखाई दी जहां उसने आग सुलगाई थी। वहां पर अब भी लकड़ियां जल रही थीं, लेकिन जब से वो वहां से गया था आग का किसी ने ध्यान नहीं रखा था। मौत का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। उसका डर अब यकीन में बदल गया और वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। आग के पास कोई भी जिंदा प्राणी नहीं था। जानवर, पुरुष, युवती सब जा चुके थे। साफ था कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भयंकर हादसा वहां पर घटा था, और हादसा भी ऐसा जो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ गया था। जेफरसन को लगा कि उसका सिर घूम रहा है। अपने को गिरने से बचाने के लिए उसे अपनी बंदूक का सहारा लेना पड़ा। लेकिन जो भी हो, आखिर वो था तो कर्मयोगी ही, और इस क्षणिक कमजोरी से वो जल्दी ही बाहर निकल आया। सुलगती आग में से एक जलती लकड़ी को निकालकर उसे फूंक फूंक कर उसने उसकी लपट बनाई और उसकी मदद से वो उस जगह का मुआयना करने लगा। पूरी जमीन पर घोड़ों के पैरों के निशान थे, जो ये बता रहे थे कि कई घुड़सवारों ने उसके साथियों को धर दबोचा था। उनके पैरों के निशान बता रहे थे कि वे लोग वापस सॉल्ट सिटी की तरफ चले गए थे। तो क्या वे उन दोनों को भी अपने साथ ले गए थे? जेफरसन होप ये बात करीब करीब मान ही चुका था कि ऐसा ही हुआ होगा। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसका रोम रोम कांप गया। उनके कैंप से कुछ दूर एक तरफ लाल मिट्टी का ढेर पड़ा था, जो शर्तिया पहले वहां नहीं था। जाहिर था कि ये कुछ और नहीं, एक ताजा खोदी हुई कब्र थी। शिकारी जब उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि कब्र पर एक डंडी गाड़ी गई थी और उस पर एक पर्ची टंगी थी। कागज पर लिखावट संक्षिप्त लेकिन सटीक थी। जॉन फेरियर, सॉल्ट लेक सिटी का भूतपूर्व निवासी। वो मजबूत बूढ़ा पुरुष जिसे उसने कुछ देर पहले ही वहां छोड़ा था, अब हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका था, और ये उसकी कब्र थी। जेफरसन होप ने बदहवासी से इधर उधर देखा कि कहीं वहां कोई दूसरी कब्र तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई निशान वहां नहीं था। लूसी को वे भयानक लोग बुजुर्ग के बेटे के हरम का हिस्सा बनाने के लिए शायद उठाकर ही ले गए थे। जैसे ही उसे समझ में आया कि लूसी के साथ क्या क्या होने वाला है और वो कुछ कर पाने में कितना बेबस है, उसकी इच्छा हुई कि उसकी खुद की भी बूढ़े किसान के बगल में ही कब्र बन जाए। लेकिन फिर भी उसकी बेचैन आत्मा ने एक बार फिर से उसकी वो तंद्रा दूर कर दी जो हताशा की वजह से उस पर छा गई थी। अगर उसके पास कुछ भी नहीं बचा था तो कम से कम वो इतना तो कर ही सकता था कि अपना बाकी सारा जीवन बदला लेने में बिताएगा। अदम्य सब्र और लगन के साथ साथ जेफरसन होप के पास बदला लेने की भी ताकत थी, जो शायद उसने उन भारतीयों से सीखा था जिनके बीच वो रहता था। आग के पास खड़े खड़े उसने जलती आंखों से ये प्रण किया कि उसका गम तभी कम होगा जब वो अपने हाथों से अपने दुश्मनों से बदला लेगा। उसका दृढ़ निश्चय और कार्यक्षमता अब से सिर्फ इसी और इसी लक्ष्य के लिए काम करेंगे। गुस्से से कठोर सफेद चेहरा लिए वो वापस उस जगह तक गया जहां उसका खाना गिर गया था। सुलगती आग को हवा देकर उसने और तेज किया, और फिर उसने इतना खाना पका लिया जितना उसे कई दिनों के लिए काफी होता। फिर उसने उसे गठरी में बांधा और बेहद थका हुआ होने के बावजूद वो फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला। 5 दिनों तक पैरों में छाले लिए और थकान से बेहाल वो चलता गया उन रास्तों पर जिनसे कुछ दिन पहले वो गुजरा था। रात को वो चट्टानों पर लेट जाता और दिन उगने से पहले ही फिर से चल पड़ता। 6ठे दिन वो ईगल दर्रे पर पहुंच गया जहां से उन्होंने अपनी उड़ान शुरू की थी। यहां से वो संतों के घरों पर नजर रख सकता था। टूटा और थका हारा वो अपनी बंदूक का सहारा लेकर खड़ा हो गया और उसने गुस्से से अपना हाथ नीचे फैले शहरों की तरफ बढ़ाया। नीचे देखने पर उसने गौर किया
कि सारी मुख्य सड़कों पर झंडे लहरा रहे थे और उत्सव मनाने के और भी चिन्ह दिखाई दे रहे थे। वो अंदाज लगा ही रहा था कि इसका क्या मतलब हो सकता था कि उसने घोड़ों की टापें सुनी और एक घुड़सवार उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। जब वो घुड़सवार पास आया तो उसने पहचान लिया कि वो काउपर नाम का एक मॉर्मॉन है जिससे पहले कई बार उसका वास्ता पड़ चुका था। इसलिए उसने उसका अभिवादन किया, ये जानने के लिए कि लूसी फेरियर के साथ क्या हुआ है। उसने कहा, मैं जेफरसन होप हूं, तुम मुझे पहचानते हो ना? मॉर्मॉन ने हैरानी से उसे देखा। वाकई में इस मैले कुचैले गंदे यात्री को पहचानना मुश्किल था, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था और जिसकी आंखों में इतना वहशीपन था कि वो किसी जंगली आदमी से कम दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर उसने उसे पहचान लिया और जब उसे यकीन हो गया कि ये वही है तो उसकी हैरानी चिंता में बदल गई। वो बोला, तुम पागल हो क्या जो यहाँ पर आए हो? अगर तुमसे बात करते हुए भी किसी ने मुझे देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। काउंसिल ऑफ 4 ने तुम्हारे खिलाफ वारंट निकाला हुआ है क्योंकि तुमने फेरियरों को यहाँ से भागने में मदद की है। मैं ना तो उनसे डरता हूं और ना ही उनके वारंट से। तुम इस मामले के बारे में जो कुछ भी जानते हो प्लीज मुझे वो सब बताओ। मैं तुम्हें उन सब चीजों की कसम देकर कहता हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हैं। मेरे कुछ सवालों का जवाब दो प्लीज। हम हमेशा से दोस्त रहे हैं, मुझे मना मत करना। मॉर्मॉन ने बेचैनी से कहा, अच्छा क्या है, जल्दी बोलो। यहाँ पर चट्टानों तक के कान हैं और पेड़ों की भी आंखें हैं। मुझे ये बता दो कि लूसी फेरियर का क्या हुआ। कल उसकी शादी छोटे ड्राइवर से कर दी गई है। अपने आप को संभालो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची है। मेरी चिंता मत करो। क्या शादी हो चुकी है? हाँ, कल हो गई शादी और ये झंडे उसी खुशी में लगाए गए हैं। ड्रेबर और स्टेंजरसन के बेटों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था कि लूसी किसको मिले। जो पार्टी उन लोगों की खोज में गई थी उसमें वे दोनों ही थे और स्टेंजरसन ने ही उसके पिता को गोली मारी थी, इसीलिए उसके हिसाब से उसका दावा ज्यादा दमदार था। लेकिन जब काउंसिल में इस बात पर बहस चल रही थी तब ड्रेबर की पार्टी ज्यादा मजबूत पड़ी और इसीलिए पैगंबर ने लूसी को उसे सौंप दिया। लेकिन कोई भी उस लड़की को ज्यादा देर तक रख नहीं सकेगा क्योंकि कल मैंने उसके चेहरे पर मौत लिखी देखी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है और कल जब मैंने उसे देखा तो वो लड़की कम प्रेत ज्यादा नजर आ रही थी। तो फिर तुम वापस जा रहे हो ना? हाँ, मैं जा रहा हूं, जेफरसन होप ने कहा। वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर हो चुका था और उसकी आंखों में एक विनाशकारी चमक नजर आ रही थी। अब कहाँ जाओगे तुम? मॉर्मॉन ने पूछा। मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। इतना कहकर अपने हथियार कंधे पर लटकाकर होप दर्रे से नीचे गया और पहाड़ों को चीरता हुआ जंगली जानवरों की मांदों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया। मॉर्मॉन की वो भविष्यवाणी सही साबित हुई। अपने पिता की भयंकर मौत के कारण या फिर उस घृणित शादी के कारण जो जबरन कर दी गई थी, बेचारी लूसी फिर कभी अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकी। वो सूखती गई और 1 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो गई। उसका शराबी पति, जिसने सिर्फ जॉन फेरियर की जायदाद हासिल करने के इरादे से वो शादी की थी, अपनी बीवी की मौत से जरा भी दुखी नहीं हुआ। उसकी दूसरी बीवियों ने उस मौत का गम मनाया और दफनाए जाने तक उसके साथ बैठी रहीं, जैसा कि मॉर्मॉन रिवाज था। सुबह होने पर जब वे लाश को घेरे खड़ी थीं कि अचानक वे भयभीत और आश्चर्यचकित रह गईं। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक वहशी सा बदहवास आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने कमरे में घुस आया। डरी औरतों की ओर देखे बिना या उनसे एक भी शब्द बोले बिना वो सफेद और शांत पड़ी उस आकृति की तरफ बढ़ा जिसमें कभी लूसी फेरियर की पवित्र आत्मा बसती थी। उसके ऊपर झुकते हुए उसने अपने होठों से बड़ी श्रद्धा से उसका ठंडा माथा चूमा और फिर उसका हाथ उठाकर उसकी उंगली से शादी की अंगूठी निकाल ली। फिर उसने एक खूंखार स्वर में कहा, वो इस अंगूठी में नहीं दफनाई जाएगी। और जब तक शोर मचता वो सीढ़ियों के रास्ते छलांग लगाकर फिर से गायब हो गया। ये घटना इतनी अजीब और छोटी थी कि अगर दुल्हन की उंगली में पड़ा सोने का छल्ला गायब नहीं हुआ होता तो देखने वालों को इस पर विश्वास करना या किसी को इसके बारे में बताना भी मुश्किल हो जाता। कुछ महीनों तक जेफरसन होप पहाड़ों में ही मंडराता रहा, एक अजीब जंगली सा जीवन बिताते हुए और अपने दिल में इंतकाम की आग सुलगाए जो उसके अंदर धधक रही थी। शहर में उस विचित्र आकृति के किस्से सुनाए जा रहे थे जो शहर के आसपास मंडराती नजर आती थी और जो वीरान पहाड़ी दर्रों में रहती थी।
एक बार एक गोली स्टेंजरसन की खिड़की के अंदर सनसनाती हुई आई और उससे थोड़ी दूरी पर ही दीवार में अटक गई। एक दूसरे मौके पर जब ड्रेबर एक चट्टान के नीचे से जा रहा था तो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा और वो मुंह के बल लेटकर बड़ी मुश्किल से अपने आप को एक भयानक मौत से बचा पाया। दोनों युवा मॉर्मोनों को ये अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि उनके ऊपर ये जानलेवा हमले किस वजह से हो रहे हैं और किसके द्वारा हो रहे हैं। वे बार बार पहाड़ों पर अपनी फौज लेकर जाते इस उम्मीद में कि दुश्मन को पकड़ लें और मार डालें, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहे। फिर उन्होंने सावधानी बरतते हुए ये फैसला किया कि वे कभी भी अकेले या रात ढलने के बाद बाहर नहीं निकलेंगे। अपने घरों पर भी उन्होंने कड़ा पहरा लगा दिया। काफी समय यूं ही गुजर गया और जब दुश्मन की तरफ से अगला कोई वार नहीं हुआ तो धीरे धीरे चौकसी में ढील आ गई। उन्हें लगा कि समय के साथ उसके इंतकाम की आग शायद ठंडी पड़ गई है, लेकिन ऐसा होना तो दूर, समय ने उस आग को और भी भड़का दिया था। शिकारी का दिमाग बहुत ही सख्त और अड़ियल था और बदले का ख्याल उसके ऊपर इस बुरी तरह से हावी हो चुका था कि अब उसके अंदर किसी और भावना के लिए जगह ही नहीं बची थी। वो बहुत ही व्यावहारिक किस्म का था। उसने जल्दी ही जान लिया कि उसकी मजबूत काठी भी उस मेहनत और तनाव को ज्यादा दिन नहीं झेल पाएगी जिससे वो गुजर रहा था। पौष्टिक खुराक की कमी और सर्दी गर्मी के थपेड़ों से उसका शरीर गलता जा रहा था। अगर वो पहाड़ों के बीच ऐसे ही कुत्ते की मौत मर गया तो फिर उसका बदला कौन लेगा। उसे लगा कि इस तरह से तो वो अपने दुश्मन की इच्छा को खुद ही पूरी कर देगा। इसलिए बड़े ही बेमन से वो नेवाडा की खदानों की तरफ लौट गया कि कुछ दिन वहां रहकर अपनी सेहत बनाए और इतना पैसा कमा ले कि अपने काम को अंजाम दे सके। उसका इरादा था ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक वहां रहने का, लेकिन कुछ अनचाहे हालात ऐसे बन गए कि वो 5 सालों तक वहां से निकल नहीं सका। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया था। उसकी प्रतिशोध की यादें उतनी ही तीखी थीं जितनी उस रात थीं जब वो जॉन फेरियर की कब्र पर खड़ा था। अपना भेष और नाम बदलकर वो सॉल्ट लेक सिटी वापस पहुंचा, इस बात से बेपरवाह कि उसकी अपनी जिंदगी का क्या होगा। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि वो किसी भी तरह से न्याय पा सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। उन लोगों के बीच कुछ महीनों पहले ही चर्च में फूट पड़ गई थी। चर्च के कुछ युवा सदस्यों ने बुजुर्गों की सत्ता के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ असंतुष्ट लोग यूटा छोड़कर चले गए थे। इन लोगों में ड्रेबर और स्टेंजरसन भी थे और किसी को भी नहीं पता था कि वे कहाँ गए थे। ये अफवाह थी कि ड्रेबर ने अपनी जायदाद का काफी हिस्सा पैसे में तब्दील कर लिया है और वो यहाँ से काफी दौलतमंद होकर गया है, जबकि उसका मित्र स्टेंजरसन उसके मुकाबले काफी गरीबी की हालत में था। लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं था कि ये पता चल सके कि फिलहाल वे कहाँ थे। बड़े से बड़ा इंतकाम लेने को आतुर भी कोई आदमी ऐसी कठिन परिस्थितियों में इंतकाम के ख्याल को शायद छोड़ देता, लेकिन जेफरसन होप एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ। जो पैसा वो कमाकर लाया था उसके सहारे अमेरिका के शहर शहर में भटकता वो अपने दुश्मनों को खोजता रहा। साल पर साल बीतते गए, उसके काले बाल अधपके हो गए, लेकिन तब भी वो भटक ही रहा था, इंसान के रूप में उस शिकारी कुत्ते की तरह जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन यूं ही घूमते घूमते उसे एक खिड़की में एक चेहरे की झलक भर दिखाई दी, लेकिन उस झलक से वो समझ गया कि वो वही हैं जिनकी उसे तलाश थी। ये घटना ओहायो के क्लीवलैंड में हुई थी। वो अपने ठिकाने पर वापस आया। उसके मन में बदले की सारी योजना तैयार थी, लेकिन हुआ यूं कि खिड़की से देखते हुए ड्रेबर ने सड़क पर खड़े उस आदमी को पहचान लिया था और उसकी आंखों में लिखे खून को भी पढ़ लिया था। वो जल्दी से स्टेंजरसन के साथ पुलिस के पास गया, जो अब उसके निजी सेक्रेटरी के रूप में काम करता था। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी जान को खतरा है, एक पुराने विरोधी की ईर्ष्या और नफरत के कारण। उसी शाम जेफरसन होप को बंदी बना लिया गया और जमानत न कर पाने के कारण वो कुछ हफ्तों तक कैद में रहा। आखिरकार जब वो रिहा हुआ तो उसे पता चला कि ड्रेबर का घर खाली हो चुका है और वो और उसका सेक्रेटरी यूरोप जा चुके हैं। उसे एक बार फिर से मात मिली थी और एक बार फिर उसकी बदले की आग ने उसे उनका पीछा करने के लिए उकसाया, लेकिन उसके पैसे खत्म हो रहे थे और कुछ समय के लिए उसे फिर से काम पर लौटना पड़ा। वो अपनी आने वाली यात्रा के लिए $1 बचाता था।
अंत में जब उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया तो वो यूरोप की तरफ रवाना हो गया। वहां भी उसने हर शहर में अपने दुश्मनों की खोज की, कोई भी काम करना स्वीकार किया, लेकिन वे दोनों उसे नहीं मिले। जब वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा, वे लोग पेरिस जा चुके थे, और जब वो उनके पीछे पीछे वहां गया तो उसे पता चला कि वे हाल ही में कोपनहेगन जा चुके हैं। डेनमार्क की राजधानी पहुंचने में उसे फिर से कुछ दिनों की देरी हो गई, क्योंकि वे लोग लंदन जा चुके थे, जहां अंत में वो उन तक पहुंच गया था। अब लंदन में क्या क्या घटा, उसे जानने के लिए ये बेहतर होगा कि हम युवा शिकारी का ही बयान सुन लें, जो डॉक्टर वॉटसन के जर्नल में दर्ज है। अध्याय 13। हमारे बंदी की खुद को बचाने की कोशिशें ये नहीं दिखा रही थीं कि वो हमसे नाराज है, बल्कि जब उसने अपने आप को बेबस पाया तो वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराया और उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि उस लड़ाई झगड़े से हम में से किसी को चोट नहीं लगी होगी। मुझे लगता है कि तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओगे, उसने कहा। मेरी कैब दरवाजे पर खड़ी है। अगर तुम मेरे पैरों के बंधन खोल दोगे तो मैं पैदल नीचे तक जा सकता हूँ। अब उठाने में मैं उतना हल्का नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड ने एक दूसरे को देखा, मानो ये सोच रहे हों कि ये उसकी कितनी ढिठाई भरी फरमाइश है, लेकिन होम्स ने फौरन बंदी की बात मान ली और वो तौलिया ढीला कर दिया जो उसके पैरों में बांधा गया था। कैदी खड़ा हो गया और उसने अपने पैरों को फैलाया, मानो अपने को यकीन दिला रहा हो कि वो एक बार फिर से आजाद है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने उस पल उसे देखा तो मुझे लगा कि शायद ही मैंने कभी इतना हृष्ट-पुष्ट डील डॉल वाला आदमी पहले कभी देखा होगा। उसके धूप से काले पड़े चेहरे पर दृढ़ता के ऐसे भाव थे जो उसकी शारीरिक ताकत के अनुरूप ही प्रतीत हो रहे थे। उसने प्रशंसा की दृष्टि से मेरे मित्र को देखते हुए कहा, अगर पुलिस चीफ की कोई जगह खाली है तो मुझे लगता है उसके लिए तुमसे ज्यादा काबिल और कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से तुमने मेरा पीछा किया वो वाकई कमाल का था। होम्स ने दोनों जासूसों से कहा, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ आओ। मैं गाड़ी चलाकर ले जा सकता हूँ, लेस्ट्रेड ने कहा। बहुत बढ़िया, और ग्रेगसन हमारे साथ अंदर बैठ सकता है। और तुम भी चलो डॉक्टर, तुमने इस केस में काफी रुचि दिखाई है और इसलिए तुम्हारा हमारे साथ रहना बनता है। मैं खुशी से तैयार हो गया और हम सब साथ साथ नीचे गए। हमारे कैदी ने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की। वो बड़ी शांति से कैब में बैठ गया जो उसकी ही थी, और हम लोग भी उसके पीछे पीछे उसमें चढ़ गए। लेस्ट्रेड ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने घोड़े को चाबुक लगाते हुए काफी कम समय में ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सारी बातों को दर्ज किया, हमारे कैदी का नाम और उन लोगों के नाम भी जिनकी हत्या का उस पर आरोप था। ये इंस्पेक्टर सफेद चेहरे वाला भावहीन सा आदमी था जो अपना काम बड़ी ही रुखाई से, बड़े मशीनी तरीके से कर रहा था। उसने कहा, कैदी को इसी हफ्ते में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस दौरान मिस्टर जेफरसन होप, क्या तुमको कुछ कहना है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम्हारे शब्दों को लिख लिया जाएगा और उनका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता है। कैदी ने धीरे से कहा, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और मैं आप सब लोगों को वो सारी बातें बताना चाहता हूं। क्या तुम वो सारी चीजें पैरवी के टाइम के लिए नहीं रखोगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। कैदी ने बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पेशी कभी नहीं होगी। आप लोग इतना चौंकिए मत, मैं आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। फिर उसने अपनी तेज काली आंखें मेरे ऊपर टिकाकर अपना आखिरी सवाल पूछा, क्या आप एक डॉक्टर हैं? हाँ हूं, मैंने कहा। तो फिर अपना हाथ यहां पर रखिए, उसने मुस्कुराकर कहा और हथकड़ी से जकड़े हाथों से अपनी छाती की ओर इशारा किया। मैंने वैसा ही किया और उसी वक्त मैंने महसूस किया कि उसके सीने में कितनी ज्यादा हलचल थी और उसकी धड़कन कितनी बढ़ी हुई थी। उसका सीना इस तरह से हिल रहा था मानो किसी ताकतवर इंजन के चलने से कोई कमजोर इमारत हिल रही हो। कमरे की चुप्पी में भी मैं उस गड़गड़ाहट को सुन पा रहा था जो उसकी छाती से आ रही थी। अरे, तुम्हें तो आयोर्टिक एन्यूरिज्म है, मैंने कहा। उसने बड़ी ही शांति से कहा, हाँ, वे इस रोग को यही नाम देते हैं। पिछले हफ्ते मैं इसे दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास गया था और उसने मुझे बताया कि अब कुछ ही दिनों में ये फट जाएगा। कई सालों से ये बिगड़ता ही जा रहा था। सॉल्ट लेक के पहाड़ों में कुपोषण और मुश्किल परिस्थितियों के कारण ये रोग मुझे लगा है, लेकिन अब मेरा काम खत्म हो चुका है और मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि मेरी मौत कब आती है। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी सारी कहानी सुना देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई आम हत्यारा समझा जाए।
इंस्पेक्टर और दोनों जासूसों ने आपस में सलाह की कि उसे अपनी कहानी सुनाने देना ठीक होगा या नहीं। उसने पूछा, डॉक्टर, क्या तुमको लगता है कि इसकी जान खतरे में है? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैंने कहा। तब फिर ऐसी हालत में न्याय की खातिर हमारा फर्ज बनता है कि इसका बयान ले ही लिया जाए। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको आज़ादी है सर कि आप अपना बयान दें, और मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं कि उसे दर्ज कर लिया जाएगा। कैदी ने थोड़ा हाँफते हुए कहा, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं बैठ जाता हूं। इस बीमारी की वजह से मैं जल्दी ही थक जाता हूं, और जो धींगा मुश्ती आधा घंटा पहले हुई थी उससे मेरी हालत थोड़ी और खराब हो गई है। मैं कब्र में पैर लटकाए खड़ा हूं, और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं आपसे कोई भी झूठ बोलूंगा। मेरी एक एक बात सच है, और आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के साथ जेफरसन होप अपनी कुर्सी पर पसर गया और उसने बड़ा ही आश्चर्यजनक बयान दिया। वो बड़े ही शांत और सिलसिलेवार तरीके से बोल रहा था, मानो जो घटनाएं उसने सुनाई थीं वे काफी आम थीं। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं कि मुझे इन लोगों से इतनी नफरत क्यों थी। इतना काफी है कि वे दोनों दो इंसानों की मौत के जिम्मेदार थे, एक बाप और एक बेटी की, और इसके लिए उन्होंने न जाने कितनी जिंदगियां खतरे में डाल दी थीं। उनके अपराध को इतना वक्त बीत चुका था कि मैं किसी अदालत में उन्हें घसीट नहीं सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वो दोषी हैं, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं ही वकील, मैं ही जज और मैं ही सूली पर लटकाने वाला जल्लाद सब कुछ बन जाऊंगा। आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होता अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ताकत होती, और अगर आप मेरी जगह होते। जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो 20 साल पहले मुझसे शादी कर चुकी थी। उसे इसी ड्राइवर के साथ शादी करने को मजबूर किया गया, और उसी में उसका दिल टूट गया। मैंने उसके मरे हुए शरीर की उंगली से अंगूठी को निकाल लिया था। मैंने कसम खाई थी कि ड्राइवर की मरती हुई आंखें इस अंगूठी को देखकर ही बंद होंगी। उसके आखिरी ख्याल उस अपराध के होंगे जो उसने किया था और जिसकी अब उसे सजा मिल रही थी। मैं इसे हर जगह अपने साथ लेकर घूमा हूं। मैंने इसका और इस साजिश में शामिल इसके दोस्त का 2 महाद्वीपों में तब तक पीछा किया जब तक मैंने उन्हें ढूंढ नहीं लिया। उन्होंने सोचा था कि उनके बार बार जगह बदलते रहने से मैं थक कर परेशान हो जाऊंगा और उनका पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। अगर मैं कल मर भी जाता हूं, जिसकी काफी संभावना भी है, तो मैं ये जानते हुए मरूंगा कि मैंने इस दुनिया में अपना काम पूरा कर लिया है, और अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। वे दोनों खत्म हो चुके हैं, और वो भी मेरे हाथों, और अब मेरी और कोई इच्छा बाकी नहीं है। वे लोग अमीर थे और मैं गरीब, इसलिए उनका पीछा करना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं लंदन आया तो मेरी जेब करीब करीब खाली हो चुकी थी, और मैं समझ गया कि मुझे कुछ काम करके पैसा कमाना ही होगा। गाड़ी चलाना मेरे लिए उतना ही आसान है जितना पैदल चलना। इसीलिए मैंने एक कैब के मालिक के दफ्तर में जाकर कोशिश की, और जल्दी ही मुझे वहां नौकरी मिल गई। हर हफ्ते मुझे कैब के मालिक को कुछ रकम देनी होती थी, और उसमें से जो कुछ बचता वो मेरे पास रहता था। मेरे पास पैसे कभी कभी ही बच पाते थे, लेकिन मैं किसी तरह से अपना काम चला रहा था। सबसे मुश्किल काम था यहाँ के रास्तों को समझना, क्योंकि इस शहर की गलियां बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। फिर भी मेरे पास हर वक्त एक नक्शा रहता था, और एक बार यहाँ के मुख्य होटलों और स्टेशनों को देख लेने के बाद मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। ये ढूंढने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया कि वो दोनों कहाँ रह रहे थे, लेकिन मैं लगातार पूछताछ करता रहा जब तक मैंने उन्हें ढूंढ नहीं निकाला। वो कैम्बरवेल के एक बोर्डिंग हाउस में रह रहे थे, नदी के उस पार। जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया तो मैं जानता था कि अब वो मेरी कृपा पर हैं। मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, और किसी भी सूरत में वे मुझे पहचान नहीं सकते थे। मैं उनसे बचता हुआ उनका पीछा करता रहा जब तक मुझे सही मौका नहीं मिल गया। मेरा पक्का इरादा था कि इस बार उनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद वे फिर से बच निकले। वे लंदन में कहीं भी जाते, मैं हमेशा उनके पीछे रहता। कभी मैं अपनी कैब से उनका पीछा करता, कभी पैदल, लेकिन इस काम के लिए कैब ज्यादा बेहतर था, क्योंकि तब वे मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकते थे। सारा दिन इसी काम में लगे रहने के कारण मैं सिर्फ सुबह तड़के या देर शाम को ही कमाई कर पाता था। इसीलिए मेरा मालिक मुझसे नाराज रहने लगा, लेकिन मैं उसकी परवाह किए बिना अपने काम में लगा रहा। वे दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक थे।
उन्होंने शायद समझ लिया था कि उनका पीछा किया जा रहा है, इसीलिए वे कभी भी अकेले कहीं नहीं जाते थे और रात होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। 2 हफ्ते तक मैंने उनका पीछा किया और एक बार भी मैंने उन्हें एक दूसरे से अलग होते नहीं देखा। ड्रेबर खुद आधा समय नशे में रहता था, लेकिन स्टेंजरसन को मैंने कभी भी असावधान नहीं देखा। मैं सही मौके की तलाश में उनके पीछे पीछे लगा हुआ था। मुझे बस एक ही डर था कि मेरी बीमारी के कारण कहीं मैं अपना बदला लेने से पहले ही इस दुनिया से ना चला जाऊं और मेरा काम अधूरा न रह जाए। आखिर एक शाम मैं टॉर्के रोड में इधर से उधर ड्राइव कर रहा था। ये वही सड़क थी जहां पर वो ठहरे हुए थे। तभी मैंने उनके दरवाजे पर एक कैब को रुकते देखा। फिर कुछ सामान बाहर लाया गया और थोड़ी देर में ड्रेबर और स्टेंजरसन भी बाहर आए और कैब में बैठकर चले गए। मैंने अपने घोड़े को दौड़ाया और उन पर नजर बनाए रखी, क्योंकि मुझे काफी घबराहट हो रही थी और मुझे लग रहा था कि वे फिर से अपना ठिकाना बदलने वाले हैं। यूस्टन स्टेशन पहुंचकर वे बाहर निकले और मैं एक लड़के को अपनी घोड़ा गाड़ी सौंपकर प्लेटफॉर्म तक गया। मैंने उन्हें लिवरपूल की ट्रेन के बारे में पूछते सुना। गार्ड ने उन्हें बताया था कि एक ट्रेन अभी अभी गई है और दूसरी आने में कई घंटे बाकी हैं। स्टेंजरसन इस बात से परेशान हो गया, लेकिन ड्रेबर काफी खुश नजर आया। भीड़ का फायदा उठाते हुए मैं उनके इतना करीब पहुंच गया कि अब मैं उनकी सारी बातें सुन सकता था। ड्रेबर ने कहा कि उसे कुछ काम है और वो कुछ देर के बाद स्टेंजरसन को वहीं स्टेशन पर ही मिलेगा। उसके दोस्त ने इस बात पर उससे बहस की कि जब उन लोगों ने ठान लिया था कि वे एक साथ ही रहेंगे तो वो अकेला वहां से क्यों जाना चाहता है। इस पर ड्रेबर ने जवाब दिया कि मामला थोड़ा नाजुक है और उसे अकेले ही जाना होगा। मैं ये नहीं सुन पाया कि जवाब में स्टेंजरसन ने क्या कहा, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद ड्रेबर ने उसे कोसना शुरू कर दिया और ये कहकर चीखना चिल्लाना कि स्टेंजरसन उसका सिर्फ नौकर है और वो उस पर हुक्म न चलाए। इस पर सेक्रेटरी ने बात वहीं खत्म कर दी और ये शर्त रखी कि यदि आखिरी ट्रेन छूट जाती है तो वो उसे हैलीडे के एक प्राइवेट होटल में मिलेगा, जिस पर ड्रेबर ने जवाब दिया कि वो 11 बजे से पहले प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। इतना कहकर वो स्टेशन से बाहर चला गया। जिस पल का मुझे इतने सालों से इंतजार था वो अब आखिर आ गया था। मेरा दुश्मन मेरे कब्जे में था। साथ रहकर वे एक दूसरे को बचा सकते थे, लेकिन अकेले वो सिर्फ मेरे रहम पर थे। लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा हड़बड़ी से काम नहीं लिया। मेरी योजना पहले से ही तैयार थी। इंतकाम लेने में तब तक मजा नहीं आता जब तक सजा पा रहे आदमी को ये समझ में ना आ जाए कि उस पर हमला करने वाला कौन है और उसे किस बात की सजा मिल रही है। मैंने अपनी योजना ऐसे बनाई थी कि अपने अपराधी को ये जानने का पूरा मौका दूं कि आखिर उसके किस अपराध की वजह से उसे मौत की सजा मिल रही थी। दरअसल हुआ ऐसा था कि कुछ दिन पहले मेरी एक सवारी ने एक घर की चाबी मेरी गाड़ी में गिरा दी थी। इस आदमी पर ब्रिक्सटन रोड के कुछ घरों की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। उसी शाम को वो अपनी चाबी को वापस ले गया, लेकिन उससे पहले मैंने उस चाबी की एक कॉपी बनवा ली थी। इससे मैं इस बड़े शहर में कम से कम एक अड्डे में तो आ जा ही सकता था जहां मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। बस मेरे सामने एक ही समस्या थी कि मैं ड्रेबर को उस घर तक कैसे ले जाऊं। वो सड़क पर चलते हुए 1-2 शराब की दुकानों पर गया और आखिरी वाली दुकान में उसने कम से कम आधा घंटा बिताया। जब वो वापस आया तो उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी और साफ दिखाई दे रहा था कि वो नशे में धुत है। मेरे ठीक सामने एक घोड़ा गाड़ी थी और उसने उसे पुकारा। मैंने उसका इतने करीब से पीछा किया कि मेरे घोड़े की नाक उसकी हैंसन से करीब आधा मीटर की ही दूरी पर थी। हम वाटरलू पुल से गुजरते हुए काफी दूर सड़कों पर चलते रहे और फिर आश्चर्यजनक रूप से हम वापस उसी जगह आ पहुंचे जहां से हम चले थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वहां वापस आने का उसका क्या मकसद है। वो उस घर के दरवाजे के अंदर चला गया जिससे थोड़ी देर पहले वो निकल कर आया था। मैं 15 मिनट से ज्यादा बाहर खड़ा इंतजार करता रहा। तभी अंदर ऐसा शोर मचा मानो अंदर कुछ झगड़ा हो रहा हो। अगले ही पल दरवाजा खुला और 2 आदमी बाहर निकले। एक ड्राइवर था और दूसरा एक युवक जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इस युवक ने ड्राइवर की कॉलर पकड़ रखी थी और जब वो सीढ़ियों पर आए तो उसने उसे लात मारी और धक्का दिया, जिससे वो सड़क के उस पार जा गिरा। अपनी छड़ी उसकी तरफ हिलाते हुए वो युवक चिल्लाया, कुत्ते, मैं तुझे बताता हूं कि एक भोली लड़की की बेइज्जती कैसे की जाती है। वो गुस्से से इतना बौखलाया हुआ था कि मुझे लगा कि वो ड्राइवर को अपने डंडे से मार ही डालेगा, लेकिन वो कुत्ता अपनी पूरी ताकत से भाग निकला। भागते भागते नुक्कड़ पर उसने मेरी कैब खड़ी देखी और वो उसमें बैठ गया। फिर उसने कहा,
मुझे हॉलिडे प्राइवेट होटल में ले चलो। जब वो मेरी कैब में बैठ गया तो मेरा दिल खुशी से इतनी जोर से उछला कि मुझे डर लगा कि कहीं इस आखिरी समय पर मेरी बीमारी बढ़ ना जाए। मैं धीरे धीरे चलता रहा, ये सोचता हुआ कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। मैं उसे इस शहर से एकदम बाहर ले जाऊंगा और वहां किसी सुनसान जगह पर उससे अपने दिल की बात कहूंगा। मैं लगभग निश्चय कर चुका था कि ऐसा ही करूंगा कि उसने मेरी समस्या पूरी तरह से हल कर दी। नशे की ललक उस पर फिर से हावी हो चुकी थी और उसने मुझसे किसी शराब की दुकान पर रुकने के लिए कहा। फिर मुझे इंतजार करने को कहकर वो अंदर चला गया। दुकान बंद होने तक वो वहीं रहा और जब वो बाहर आया तो वो इतना धुत था कि मैं समझ गया कि अब ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुका था। आप लोग ये मत सोचना कि मैं उसे क्रूरता से मारना चाहता था। हालांकि ऐसा करना ही सही न्याय होता, लेकिन मैं इसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। मैंने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था कि उसे अपना बचाव करने का मौका जरूर दूंगा अगर वो उसका फायदा उठा सके तो। जब मैं अमेरिका में भटकता फिर रहा था तब मैंने अपने गुजारे के लिए तरह तरह के काम किए थे। उनमें से एक था यॉर्क कॉलेज की लैब में जमादार के रूप में काम करना। एक दिन वहां के प्रोफेसर जहरों के बारे में लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने अपने छात्रों को कई एल्कलॉइड दिखाए। ये उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के किसी जहर बुझे तीर से प्राप्त किए थे और जो इतने तेज थे कि उसकी छोटी से छोटी बूंद का मतलब था तुरंत मौत। मैंने वो शीशी देख ली जिसमें ये जहर था और जब सब चले गए तो मैंने उसमें से थोड़ा सा जहर चुरा लिया। इस जहर को मैंने छोटी छोटी गोलियों में बांटा और एक एक गोली को डिबिया में बंद कर दिया, एक ऐसी गोली के साथ जिसमें जहर नहीं मिलाया गया था। उस समय मैंने निश्चय किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने मुजरिम को एक डिबिया से एक गोली चुनने का मौका दूंगा, जबकि दूसरी गोली मैं खुद खाऊंगा। ये उतना ही जानलेवा होगा लेकिन बंदूक की गोली से कम आवाज करेगा। उस दिन से मैं गोलियों की डिबिया हमेशा अपनी जेब में ही रखने लगा था और अब वो समय आ गया था जब आखिरकार मुझे उनका इस्तेमाल करना था। रात का करीब 1 बजे का टाइम था। ये बड़ी ही तूफानी रात थी, तेज हवाओं और घनघोर बरसात वाली। बाहर जितनी उदासी फैली थी मेरे मन में उतनी ही खुशी थी, इतनी खुशी कि मैं खुशी के मारे चिल्ला सकता था और नाच सकता था। अगर तुम में से किसी ने कभी दिल से किसी चीज को चाहा हो और 20 साल तक उसे पाने की इच्छा लिए इधर उधर भटकते रहे हो और फिर अचानक तुम उसे अपनी मुट्ठी में पाओ तो तुम मेरी भावना को शायद समझ सकते हो। मैंने अपना सिगार सुलगाया और अपने को शांत रखने के लिए कुछ कश खींचे, लेकिन खुशी के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी कनपटियां फड़क रही थीं। गाड़ी चलाते समय मैं बूढ़े जॉन फेरियर और अपनी प्यारी लूसी को अंधेरे में से अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देख पा रहा था, उतने ही साफ तौर पर जैसे मैं इस कमरे में अभी आप सबको देख रहा हूं। पूरे रास्ते वे दोनों मेरे आगे आगे चलते रहे, दोनों घोड़ों के एक एक तरफ, जब तक मैंने ब्रिक्सटन रोड पर अपनी गाड़ी नहीं रोक दी। वहां पर एक भी आदमी नहीं था, ना कोई आवाज सुनाई दे रही थी टपकती हुई बारिश की बूंदों के अलावा। जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो पाया कि ड्राइवर नशे में बेसुध पड़ा है। मैंने उसकी बाह पकड़कर उसे झिंझोड़ा और कहा कि बाहर निकलने का वक्त हो गया है। उसे ये लगा कि हम उसके बताए होटल पर पहुंच गए हैं। वो धीरे धीरे उतरकर लड़खड़ाते हुए चलने लगा। मैं उसे सहारा देकर घर के अंदर एक कमरे तक ले गया। इधर उधर पैर पटकता हुआ ड्राइवर बोला, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैंने माचिस सुलगाकर मोमबत्ती जलाते हुए कहा, अभी रोशनी हो जाएगी। ये मोमबत्ती मैं अपने साथ लेकर आया था। फिर मैंने उसकी तरफ मुड़कर मोमबत्ती की रोशनी अपने चेहरे पर डालते हुए कहा, हाँ तो एनॉक ड्राइवर, जरा पहचानो तो मैं कौन हूं? उसने एक पल के लिए अपनी नशे से भरी आंखों से मुझे देखा और फिर मुझे उसकी आंखों में खौफ की परछाई दिखाई दी। मैं समझ गया कि वो मुझे पहचान गया है। वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ बढ़ा और मैंने उसके माथे पर छलकता पसीना देखा। उसके दांत किटकिटा रहे थे। ये देखकर मैंने अपनी पीठ दरवाजे से सटा ली और जोरों से देर तक हंसता रहा। ये तो मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि मेरा इंतकाम बहुत ही मीठा होगा, लेकिन मुझे इतनी संतुष्टि मिलने की उम्मीद नहीं थी जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा था। मैंने उससे कहा, कुत्ते, मैंने सॉल्ट लेक सिटी से सेंट पीटर्सबर्ग तक तेरा पीछा किया है और तू हमेशा बच निकला है। अब तेरे घूमने का अंत आ गया है।
क्योंकि या तो तू या फिर मैं कल के सूरज को उगता हुआ नहीं देख सकेंगे। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा। उसकी आंखों में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि उसे ये लग रहा था कि मैं पागल हूं, और वाकई मैं उस वक्त एक पागल ही था। मेरी कनपटियों पर हथौड़े से बज रहे थे और मुझे लगता है कि मुझे उसी वक्त दौरा पड़ गया होता अगर मेरे नाक से खून की नक्सीर नहीं फूटी होती। नक्सीर फूटने से मुझे काफी आराम मिल गया। दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी को उसकी नाक के नीचे हिलाते हुए मैंने उससे पूछा, लूसी फेरियर के बारे में अब तेरा क्या ख्याल है? सजा मिलने में देर जरूर हुई है, लेकिन अब वो तुझे मिलकर ही रहेगी। क्या तुम मुझे मार डालोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पागल कुत्ते की हत्या भला कौन करता है? तुमने मेरी प्रेमिका पर कौन सा रहम बरसाया था जब तुमने उसे उसके कत्ल किए गए बाप से अलग खींचा था और उसे अपने शर्मनाक हरम में खींचते हुए ले गए थे? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है होप, मैंने उसके बाप का खून नहीं किया था। लेकिन उसके मासूम दिल को तो तूने ही तोड़ा था ना। अब भगवान हमारे बीच न्याय करेगा। इस डिबिया में 2 गोलियां हैं, उनमें से एक उठाओ और खा लो। एक में मौत है और दूसरी में जिंदगी। जो तुम छोड़ दोगे वो मैं खाऊंगा, और अब देखते हैं कि इस दुनिया में न्याय है या नहीं। जोर जोर से चिल्लाता हुआ और रहम की भीख मांगता हुआ वो फिर से पीछे हटने लगा, लेकिन मैंने अपना चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया जब तक कि उसने मेरा कहना मान नहीं लिया। फिर दूसरी गोली मैंने खा ली और हम चुपचाप खड़े एक दूसरे को देखते रहे, 1 मिनट से ज्यादा समय तक, इस इंतजार में कि देख सकें कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। मैं उसके चेहरे के उन भावों को कभी नहीं भूल पाऊंगा जो उस वक्त उसके चेहरे पर आए थे जब उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि जहर उसके शरीर में फैल रहा था। उसे देखकर मैं जोर से हंसा। मैंने लूसी की शादी की अंगूठी निकालकर उसकी आंखों के सामने रख दी। वो भी एक ही पल के लिए हो पाया, क्योंकि एल्कलॉइड का असर काफी तेजी से होता है। दर्द की लहर से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने अपने हाथ आगे को बढ़ाए, लड़खड़ाया और भर्राए गले से चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। मैंने पैर से उसे सीधा किया और अपना हाथ उसके सीने पर रखकर जांच की। वहां कोई हलचल नहीं थी। वो मर चुका था। मेरी नाक से अब भी खून बह रहा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी मेरे दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आया, पुलिस को गलत सुराग पर भेजने का। मुझे एक जर्मन की याद आई जिसके मृत शरीर पर यह शब्द लिखा हुआ था, और उस समय अखबारों में बहस छिड़ी थी कि किसी गुप्त संस्था ने ये काम किया होगा। मैंने सोचा कि जिस बात ने न्यूयॉर्क के लोगों को असमंजस में डाल दिया था, वही बात लंदन वालों को भी दुविधा में जरूर डाल देगी। मैंने दीवार पर अपनी नाक से बहते खून से रेच शब्द लिख दिया। इसके बाद मेरा दिल हल्का हो गया। फिर मैं अपनी गाड़ी तक गया और मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है। रात अभी भी काफी तूफानी थी। मैंने कुछ दूरी तक गाड़ी चलाई और उसके बाद मैंने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया कि लूसी की अंगूठी मेरी जेब में नहीं थी। मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। मुझे लगा कि जब मैं ड्राइवर के शरीर पर झुका था तब शायद वो फिसलकर वहीं गिर गई होगी। इसलिए मैं वापस गया और मैंने अपनी कैब एक गली में खड़ी कर दी। जब मैं घर पर पहुंचा तो सीधा एक पुलिस ऑफिसर से जा टकराया जो बाहर खड़ा था। जैसे तैसे मैं नशे में धुत होने का नाटक करके वहां से बाहर निकल सका, और इस तरह हुई एनॉक ड्रेबर की मौत। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना करना बाकी था कि स्टेंजरसन के साथ भी वही करूं और इस तरह जॉन फेरियर और लूसी का कर्ज उतारूं। मैं जानता था कि वो हैलिडे प्राइवेट होटल में रुका है। मैं सारा दिन वहीं मंडराता रहा, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। मेरे ख्याल से जब ड्रेबर वापस नहीं लौटा तो उसे कुछ शक हो गया था। स्टेंजरसन हमेशा से ही चालाक और चौकन्ना रहा था। अगर उसने ये सोचा कि वो अंदर रहकर मुझे धोखे में रख सकता था तो वो गलती पर था। मैंने जल्दी ही पता लगा लिया कि उसके बेडरूम की खिड़की कौन सी है। अगले दिन बहुत सवेरे मैंने वहां रखी सीढ़ी का फायदा उठाया और तड़के ही उसके कमरे में पहुंच गया। मैंने उसे जगाया और उससे कहा कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। मैंने उसे ड्रेबर की मौत का सारा किस्सा भी सुनाया। फिर मैंने उससे जहरीली गोलियों में से एक गोली चुनने के लिए कहा। मेरी बात मानने की बजाय वो बिस्तर से लपका और मेरे गले पर झपटा। अपनी रक्षा में मैंने उसके सीने में छुरा भोंक दिया। वैसे भी उसे मरना ही था, क्योंकि किस्मत कभी भी उसके पापी हाथों में जहरीली गोली के अलावा और कुछ नहीं आने देती।
अब इसके बाद मेरे पास कहने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अब मैं करीब करीब खत्म हो चुका हूं। 1-2 दिनों तक मैं कैब चलाता रहा ताकि इतने पैसे बचा लूं कि वापस अमेरिका जा सकूं। मैं वहीं पर खड़ा था कि एक गंदे से युवक ने मुझसे पूछा कि क्या वो जेफरसन होप नाम का कैब चलाने वाला है, और ये कि 221B बेकर स्ट्रीट में एक आदमी को उसकी कैब की जरूरत है। किसी तरह का शक होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए मैं आराम से वहां चला गया और अगले ही पल इस युवक ने मेरी कलाई में हथकड़ियां पहना दी, इतनी सफाई से जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यही मेरी पूरी कहानी है। आप लोग मुझे हत्यारा मान सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं भी कानून का उतना ही बड़ा ऑफिसर हूं जितने आप लोग हैं। इस आदमी की ये कहानी इतनी रोमांचक थी और उसका तरीका इतना दिलचस्प कि हम सब चुपचाप बैठे उसकी कहानी में डूबे हुए थे। वो जासूस भी जो पेशेवर थे और अपराध देखने के इतने आदी थे, वो भी इस आदमी की कहानी में जैसे खो गए थे। जब उसने अपनी बात खत्म की तो हम सब कुछ देर के लिए बुत बने बैठे रहे। आखिर में शर्लॉक होम्स ने कहा, बस एक ही बात और है जिस पर मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए। तुम्हारी मदद करने वाला वो आदमी कौन था जो वो अंगूठी लेने आया था जिसके बारे में हमने इश्तिहार दिया था? कैदी ने मजाक में मेरे मित्र को देखकर आंख मारी और बोला, मैं अपने सारे रहस्य बता सकता हूं, लेकिन मैं दूसरों को जोखिम में नहीं डालता। मैंने आपका इश्तिहार देखा और मैंने सोचा कि या तो ये आपकी चाल है या फिर ये वही अंगूठी है जो मुझे चाहिए। मेरे दोस्त ने वहां जाकर देखने की बात मान ली और मेरे ख्याल से आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि उसने अपना काम बड़ी ही होशियारी से किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, होम्स ने खुले दिल से कहा। इंस्पेक्टर अपनी सीट से खड़े होते हुए बोला, और अब जेंटलमैन, कानून के नियमों का हमें पालन करना होगा। गुरुवार को कैदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आप सबकी हाजिरी वहां होना जरूरी है। तब तक ये मेरी निगरानी में रहेगा। इतना कहकर उसने घंटी बजाई और जेफरसन होप को 2 सिपाही अंदर ले गए। मैं और मेरा दोस्त पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आए और कैब पकड़कर बेकर स्ट्रीट लौट गए। अध्याय 14। हम सबको कहा गया था कि गुरुवार को जज के सामने हाजिर हों, लेकिन गुरुवार आने पर हमारी गवाही की कोई जरूरत नहीं रही। एक सीनियर जज ने मामला अपने हाथ में ले लिया था। जेफरसन होप को एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना था, जहां उसे कड़ी सजा सुनाई जानी थी। कैद होने वाली रात को ही उसके दिल की धमनी फट गई और सवेरे वो अपने सेल के फर्श पर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मानो वो अपने आखिरी पलों में अपनी बिताई जिंदगी से खुश और संतुष्ट हो। जब हमने अगली शाम इस बारे में बात की तो होम्स ने कहा, ग्रेगसन और लेस्ट्रेड तो उसकी मौत से बौखला जाएंगे। अब उनके पास डींगे हाँकने के लिए भला क्या रह जाएगा? इस मामले में उन्होंने किया ही क्या था? मैंने हैरानी से पूछा। मेरे दोस्त ने कड़वाहट से कहा, इस दुनिया में तुम क्या करते हो ये बात कोई मायने नहीं रखती। सवाल ये है कि तुम दूसरों को क्या भरोसा दिला सकते हो कि तुमने क्या किया है। खैर, कोई बात नहीं। इस केस को मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाह रहा था। मेरी याद में आज तक इससे बेहतर केस मेरे पास कभी नहीं आया है। हालांकि ये बहुत सादा सा था, लेकिन फिर भी इससे कई बातें सीखी जा सकती हैं। ये केस सादा था? मैंने हैरानी से कहा। मुस्कुराते हुए होम्स ने जवाब दिया, असल में इसे और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बेहद सादा होने का सबूत ये है कि बिना किसी मदद के और कुछ बड़ी ही मामूली बातों से मैं सिर्फ 3 दिनों में ही गुनहगार तक पहुंच गया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि जो बात आम नहीं होती वो अधिकतर रोड़ा बनने के बजाय रास्ता बता देती है। इस तरह के केस को सुलझाने में सबसे जरूरी ये होता है कि आप उल्टा तर्क शुरू करें। ये एक बहुत ही फायदेमंद तरीका है और बड़ा ही आसान, लेकिन लोग इस पर अमल नहीं करते। रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा फायदा होता है कि तर्क को पहली सीढ़ी से शुरू किया जाए, और इसीलिए आखिरी सीढ़ी से शुरू होने वाले तर्क की हमेशा अवहेलना होती रहती है। मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है होम्स, मैंने उलझन भरे स्वर में कहा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम समझ पाओगे। मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखो, अधिकतर लोग क्या करते हैं
कि अगर आप उनको कोई घटनाक्रम बताओ तो वो ये बता सकते हैं कि उसका नतीजा क्या निकला होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर नतीजा बताया जाए तो वो अपने दिमाग की ताकत से ये समझ सकते हैं कि उस नतीजे पर पहुंचने वाले पायदान क्या क्या थे। यही वो ताकत है जिसे मैं समझाना चाह रहा हूं जब मैं उल्टे तर्कों की बात करता हूं। अब ये ऐसा केस है जिसमें नतीजा बता दिया गया था और बाकी सब कुछ हमें ढूंढना था। अब मैं कोशिश करता हूं कि अपने तर्क के अलग अलग कदम तुमको दिखा सकूं। सबसे पहले मैं पैदल ही उस घर तक गया और मेरे दिमाग में पहले से कोई भी थ्योरी बनी हुई नहीं थी। मैंने सबसे पहले सड़क का मुआयना किया और वहां पर, जैसा मैं पहले समझा चुका हूं, मैंने साफ तौर पर कैब के निशान देखे। उनकी जांच करने पर मैंने पाया कि वो वहां रात में बने होंगे। मैंने ये तसल्ली कर ली कि वो कैब ही थी, कोई निजी वाहन नहीं था, क्योंकि उसके पहियों के बीच का अंतर थोड़ा संकरा था। लंदन में चलने वाली जो कैब्स हैं वो गाड़ियों से कम चौड़ी होती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये मुद्दा मिला। फिर मैं धीरे धीरे बगीचे की पगडंडी पर गया जो मिट्टी से बनी थी और इसीलिए वहां पर सारे निशान साफ साफ थे। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें वहां सिर्फ कीचड़ और मिट्टी नजर आई, लेकिन मेरी अनुभवी आंखों के लिए उसकी सतह पर पड़े हर निशान का कोई ना कोई मतलब था। जासूसी विज्ञान की कोई भी ब्रांच इतनी उपेक्षित नहीं है जितनी कदमों के निशानों को परखने की कला। मैंने हमेशा इस पर काफी जोर दिया है और इस पर अभ्यास करते करते ये मेरे स्वभाव में शामिल हो चुका है। मैंने वहां पर कांस्टेबल के भारी भरकम कदमों के निशान देखे और मैंने उन दोनों आदमियों के पैरों के भी निशान देखे जो सबसे पहले बगीचे से गुजरे थे। ये बताना काफी आसान था कि वो ही सबसे पहले आए थे, क्योंकि कहीं कहीं पर उन दोनों के पैरों के निशानों के ऊपर दूसरे निशान बने हुए थे। इस तरह मुझे मेरा दूसरा सुराग मिला, जिससे मैंने ये जाना कि रात में 2 मेहमान वहां पर आए थे। एक काफी लंबा और दूसरा वो जिसने नए फैशन के कपड़े पहने थे। ये अनुमान मैंने उसके बूटों के निशानों से लगाया था। घर में घुसने पर मेरे इस आखिरी अनुमान को सबूत भी मिल गया। वो फैशन परस्त आदमी मेरे सामने पड़ा था। इसका मतलब ये था कि लंबे वाले ने हत्या की थी। अगर ये हत्या थी तो मृत आदमी के शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर जो घबराहट के भाव थे उनको देखकर मैं निश्चिंत हो गया कि उसे मौत आने से पहले उसका अंदेशा हो गया था। जो लोग दिल के रोग से या किसी प्राकृतिक कारण से मरते हैं उनके चेहरे पर कभी भी घबराहट के चिन्ह नहीं दिखाई देते। लाश के होठों को सूंघने पर मुझे हल्की सी खट्टी बदबू आई और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे जबरदस्ती जहर दिया गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर नफरत और डर के भाव भी थे। मैं तर्क करते करते इस नतीजे पर पहुंचा था, क्योंकि किसी और भी थ्योरी से ये तथ्य मेल नहीं खा रहा था। ये मत सोचना कि ये एक ऐसा विचार था जो पहले कभी सुना नहीं गया था। अपराध जगत में जबरदस्ती जहर दिया जाना कोई नई बात नहीं है। ओडेसा में डॉल्स्की और मॉन्टपेलियर में लेटूरियर के मामले अभी भी बहुत से लोगों को याद होंगे। अब सवाल ये था कि इसका कारण क्या था। इस हत्या का इरादा लूटपाट करना तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कोई भी सामान लिया नहीं गया था। फिर क्या ये राजनैतिक था या फिर किसी औरत से संबंधित? ये सवाल मेरे सामने उठ रहा था। मैं शुरू से ही दूसरे वाले अनुमान को सही मान रहा था। राजनैतिक हमलावर अपना काम करके भाग जाते हैं। इसके विपरीत ये हत्या जानबूझकर की गई थी और हत्यारे ने अपने सुराग पूरे कमरे में छोड़ रखे थे, ये दिखाते हुए कि वो सारा समय इस कमरे में रहा होगा। इसलिए ये कोई राजनैतिक मामला तो नहीं हो सकता था। ये जरूर कोई निजी बदला था और इसीलिए इतना सोच समझकर काम किया गया था। जब दीवार पर वो शब्द दिखाई दिया तो मेरा ये यकीन और भी पक्का हो गया, और जब अंगूठी मिली तब तो ये बात बिल्कुल ही तय हो गई। साफ था कि हत्यारे ने अपने शिकार को वो अंगूठी किसी मरी हुई या गैर हाजिर औरत की याद दिलाने के लिए दिखाई होगी। इस मोड़ पर मैंने ग्रेगसन से पूछा कि क्या उसने क्लीवलैंड में भेजे तार में ये पूछा था कि मिस्टर ड्रेबर का पहला पेशा क्या था। तुम्हें याद होगा कि उसने इसका जवाब ना में दिया था। फिर मैंने कमरे की गौर से जांच की, जिससे मेरे इस अनुमान को बल मिला कि हत्यारे का कद ऊंचा था, और मुझे दूसरी जानकारियां भी मिली, जैसे ट्रिशनोपोली सिगार और नाखूनों की लंबाई। मैं पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुका था, क्योंकि वहां संघर्ष का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब यही था कि जमीन पर पड़ा खून हत्यारे की नाक से उत्तेजना के मारे बहा होगा।
मैंने ये देखा था कि खून की धार उसके पैरों के निशानों के साथ साथ चल रही थी। बहुत कम ऐसा होता है कि उत्तेजना में किसी आदमी को इस तरह नक्सीर फूट पड़ती हो। ऐसा तभी होता है जब वो आदमी हृष्ट पुष्ट हो। इसीलिए मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो हट्टा कट्टा और लाल चेहरे वाला था। घटनाओं ने दिखा दिया कि मैंने सही अनुमान लगाया था। घर से निकलने के बाद मैं वो करने गया जो ग्रेगसन ने अनदेखा कर दिया था। मैंने क्लीवलैंड के पुलिस प्रमुख को एक तार भेजा और ये पूछा कि एनॉक ड्रेबर की शादी से जुड़ा घटनाक्रम क्या था। उससे मुझे पता चला कि ड्रेबर ने कानून से अपनी रक्षा की गुहार की थी कि उसकी मोहब्बत को एक पुराने दुश्मन से बचाया जाए जिसका नाम जेफरसन होप है, और ये होप इस समय यूरोप में है। मैं जान चुका था कि रहस्य का सुराग अब मेरी मुट्ठी में है और अब सिर्फ हत्यारे को पकड़ना भर बाकी रह गया है। मैंने अपने मन में फैसला कर लिया था कि ड्रेबर के साथ जो आदमी घर में घुसा वो वही था जो कैब चला कर आया था। सड़क पर पड़े निशानों से मुझे समझ में आ गया था कि घोड़े ऐसे चल रहे थे कि अगर घोड़े ऐसे चल रहे थे मानो उन्हें हाँकने वाला कोई नहीं था, तो फिर गाड़ीवान कहाँ हो सकता था सिवाय घर के अंदर होने के। फिर ये सोचना भी पागलपन था कि कोई आदमी ऐसा अपराध करेगा जो शर्तिया उसकी पोल खोल देगा। और आखिरी बात ये कि मान लो कोई आदमी लंदन में किसी का पीछा करना चाहे तो कैब ड्राइवर बन जाने से अच्छा वो और कौन सा रास्ता अपना सकता था भला। इन सारी बातों पर सोचने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा कि जेफरसन होप को इस शहर के गाड़ीवानों में ढूंढा जा सकता है। अगर अब तक वो कैब ड्राइवर था तो कोई कारण नहीं था कि उसने अभी अपनी ये नौकरी छोड़ दी होगी। इसके विपरीत उसके नजरिए से देखें तो अचानक अपनी नौकरी छोड़ देने से लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचता है, इसलिए कुछ समय के लिए ही सही वो अपनी ये नौकरी करता रहेगा। ये मानने का भी कोई कारण नहीं था कि उसने अपना नाम बदल लिया होगा। वो उस देश में अपना नाम भला क्यों बदलेगा जहां कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। इसीलिए मैंने अपनी सड़की सेना को तैयार किया और उनको सिलसिलेवार लंदन की हर कैब कंपनी के मालिक के पास भेजा जब तक उन्होंने उस आदमी को ढूंढ नहीं निकाला जिसकी हमें जरूरत थी। स्टेंजरसन की हत्या बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता था। उसी के जरिए मुझे वे गोलियां मिली जिनके बारे में मैंने पहले ही अंदाज लगा लिया था, और ये पूरा केस मेरे इन्हीं तर्कों की कड़ी से ही सुलझा है, किसी भी गलती या चूक के बिना। मैं हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। अब मैं बोल पड़ा, ये तो अद्भुत है। तुम्हारे इन गुणों को सार्वजनिक तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। तुम्हें इस केस का पूरा ब्यौरा छपवाना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं करूंगा। देखो डॉक्टर, तुम जो करना चाहो करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और हाँ, ये देखो। इतना कहकर उसने मेरे हाथ में एक अखबार थमा दिया। ये उस दिन का एको नाम का अखबार था। उसमें इस केस के बारे में खबर छपी थी जिसमें लिखा था, होप नाम के शख्स की आकस्मिक मौत से जो मिस्टर एनॉक ड्रेबर और मिस्टर स्टेंजरसन की हत्या का आरोपी था, जनता ने एक सनसनीखेज और चटपटी खबर का लुत्फ खो दिया है। इस मामले का पूरा ब्यौरा शायद अब कभी भी पता नहीं चल पाएगा। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से हमें पता चला है कि ये अपराध एक पुरानी रोमांटिक रंजिश की वजह से हुआ जिसमें मोहब्बत और मॉर्मोन परंपरा का हाथ था। ऐसा लगता है कि दोनों मारे गए व्यक्ति अपनी जवानी के दिनों में साथ थे और मृत कैदी होप भी सॉल्ट लेक सिटी में रहता था। अगर इस केस का और कोई असर नहीं भी होता तो भी कम से कम ये हमारी जासूसी पुलिस की काबिलियत को उजागर जरूर करता है और सभी विदेशियों को सबक देता है कि बेहतर होगा कि वे अपनी दुश्मनियां अपने घरों में ही निपटाएं और उन्हें ब्रिटेन की जमीन तक ना लाएं। ये एक खुला राज है कि इस काम का पूरा श्रेय पूरी तरह से स्कॉटलैंड यार्ड के मशहूर ऑफिसरों मिस्टर लेस्ट्रेड और मिस्टर ग्रेगसन को जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये आदमी किसी मिस्टर शर्लॉक होम्स के कमरे में गिरफ्तार किया गया था, जो एक नौसिखिया जासूस है। उसने जासूसी की दुनिया में थोड़ा बहुत हुनर दिखाया है और इतने काबिल दो ऑफिसरों के साथ रहकर कुछ समय में वो भी उनकी थोड़ी बहुत काबिलियत सीख लेगा। ऐसी उम्मीद है कि इन दोनों ऑफिसरों को इनकी अच्छी सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। हंसते हुए शर्लॉक होम्स ने कहा, क्या काम शुरू करने से पहले ही मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी? स्कारलेट की जो स्टडी हमने की उसका नतीजा ये निकला है कि प्रमाण पत्र उन दोनों को मिलेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं होम्स, मैंने ये सारे तथ्य नोट कर लिए हैं
और जल्दी ही लोगों को ये सारी बातें पता चल जाएंगी। इस बीच तुम्हें ये मानकर खुश होना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई और इतना मुश्किल केस हल हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी ही एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।